हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट नाम से जो टर्म डिफाइन किया गया है उसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसे बनाया गया है। सो ध्यान दें कि कई क्वांटिटीज फिजिक्स में इस तरह से डिफाइन की जाती हैं जिनमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आउटकम के रूप में आने वाली क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बेसिक एग्जाम्पल के रूप में मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से बनने वाले वर्क को रखना चाहूंगा। जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। और आप जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से आउटकम के रूप में आने वाला वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दो वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से एक स्केलर क्वांटिटी को बनाए जाने वाले केस की मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट को बनाया गया है। एक बात यहां पर आप ध्यान दें, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से चूंकि एक स्केलर आउटकम के रूप में आया है, इसीलिए इस प्रकार के प्रोडक्ट को फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। इस प्रोडक्ट का सिंबल क्या है और इसके सॉल्व होने का तरीका क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले एक बात समझें यहां पर कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कई केसेस में हमें आउटकम के रूप में जो रिजल्ट निकालना होता है वो रिजल्ट एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड पार्ट और उस दूसरे वेक्टर के प्रोडक्ट से दिया जाता है। सो कई ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जहां पर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर आउटकम देते हैं और ऐसे ही केसेस को रिजॉल्व करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। एक बात आप ध्यान से समझें कि दो स्केलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एक सिंपल प्रोसेस होती है और इसे हम अपनी बिगिनिंग क्लासेस से टेबल्स के रूप में सीखते हैं। जो टेबल्स हम याद करते हैं उन्हें आप दो नंबर्स के बीच का मेयर मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। जब आप 3 4 12 कहते हैं तो आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आप ये माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आप दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अपनी पिछली कई क्लिप में हमने यह सीखा है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो केवल उस स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को वेक्टर के साथ एसोसिएट करना होता है। आप जानते हैं कि जब मास और एक्सेलरेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके फोर्स वेक्टर बनाया जाता है तो ऐसे में मास के मैग्नीट्यूड को एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। सो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। आपको बस उस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ एसोसिएट करना होता है। दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना इससे भी ज्यादा आसान है। उसमें आप टेबल्स जो याद करते हैं उनका यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारा डिस्कशन दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे चल रहा है। सो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर एक स्केलर क्वांटिटी आउटकम के रूप में आ रही है तो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन के जिस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मेट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यह नाम आउटकम में आने वाली क्वांटिटी के बेस पर रखा गया है। एक बात और ध्यान दें कि इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी डिफाइन किया जाता है और इसकी वजह यह है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में इस तरह का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटीज के बीच में सिंबल के रूप में एक डॉट का यूज करते हैं। यानी अगर आप वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में प्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन लिखा जा सकता है। अब मेन थीम की तरफ हम आ रहे हैं कि लिख तो दिया हमने दोनों के बीच में डॉट, लेकिन इसे सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसे सॉल्व करने का मैथमेटिक्स क्या है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले
हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले पर एक बार डिस्कस करेंगे। सो ध्यान दें कि अगर हमें किसी वेक्टर बी को किसी दूसरी डायरेक्शन में परफॉर्म करने वाले वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो जैसा कि डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, जब आप बी और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आउटकम आप देंगे, जो कि हम जानते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, उसे इस डायरेक्शन के वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इस दूसरे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के उस प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट के रूप में दिया जाता है, जो प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर आ रहा है। अब आप ध्यान दें कि अगर ये बी वेक्टर है और मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को थीटा कंसीडर करूं, तो इस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड पार्ट बी मॉड कॉस थीटा होना चाहिए। यह बात आप समझते हैं कि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से डिफाइन किया जाता है, तो बेस का वैल्यू बी कॉस थीटा आ जाना चाहिए। सो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के उसकी डायरेक्शन में बनाए गए प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट से दिया जाता है। यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा के रूप में डिफाइन किया गया है। इसे आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ सकते हैं। यानी दो वेक्टर का डॉट करने के लिए आपको उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होगा और साथ में मल्टीप्लाई करना होगा एक कॉस थीटा, ताकि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो सके। सो जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हम यहां स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उसी पैटर्न में स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को भी बनाया है साइंटिस्ट्स ने। अब चूंकि ये डेफिनेशन उसी पैटर्न में बनी है जिस पैटर्न में वर्क को डिफाइन किया जाता है, वर्क को भी फोर्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बनाए गए प्रोजेक्टेड कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से दिया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि इस डेफिनेशन को भी उसी पैटर्न में बनाया गया है। तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम ऐसे किसी भी केस को सिंपली रिजॉल्व कर पाएंगे जिसमें दो वेक्टर्स या दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक स्केलर आउटकम देती है। इसको सिंबलिकली ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा और कुछ इस तरह का फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले चूंकि ये फॉर्मूला वेक्टर्स पर बना है, तो हम इसे यूनिट वेक्टर्स पे यूज करेंगे। तो मान लीजिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप कंसिडर कर लिया गया है। अब अगर मैं आई कैप और जे कैप के लिए, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इस फॉर्मूले को यूज करूं, तो जो आउटकम आएगा आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। और चूंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू हमें कॉस 90 रखना होगा, तो मैं इसे 0 अप्लाई कर सकता हूं। सो एक आउटकम के रूप में इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। एक बात पे और ध्यान दें कि जब हम बी डॉट ए को सॉल्व कर रहे हैं तो आउटकम में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आ रहा है। तो क्लियरली इस आउटकम की सिमेट्री के बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर बी डॉट ए या ए डॉट बी में कोई भी सॉल्व किया गया हो तो यही आउटकम आता। सो ये बात याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी इस प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए का मीनिंग सेम होता है। सो अगर आई डॉट जे का वैल्यू 0 आया है तो आप कह सकते हैं कि जे डॉट आई का वैल्यू भी 0 ही आना चाहिए। सो इस तरह से दो ऑर्थोगोनल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए एक दूसरे केस में आपको आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ ही डॉट करना है। सो अगर आप इस फॉर्मूले में ए और बी दोनों के प्लेस पे आई वेक्टर यूज करें तो आपका आउटकम होगा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू आई मॉड, जो कि 1 है, बी मॉड ये भी 1 होना चाहिए, और कॉस थीटा की जगह आप कॉस 0 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दो आई वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल होना चाहिए।
और अब इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो 1 होनी चाहिए। सो आई डॉट आई का वैल्यू 1 यूज किया जा सकेगा अपने फर्दर प्रॉब्लम्स में। सो अभी इस डेफिनेशन को यूज करके हम यूनिट वेक्टर्स पे कुछ रूल्स डेवलप कर रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि अपनी पिछली क्लिप में हमने ये सीखा है कि किसी भी वेक्टर को इस 3 डायमेंशनल स्पेस में आई जे के की हेल्प से लिखा जा सकता है। सो अगर हर वेक्टर को आई जे के की हेल्प से लिखा जा सकता है तो हमें अपने सारे रूल केवल आई जे और के वेक्टर पे ही जनरेट करने चाहिए, क्योंकि जब सभी वेक्टर आई जे के ही टर्म में प्रेजेंट होंगे तो उनको प्रोडक्ट करते समय सभी केसेस आई जे और के बीच में ही डेवलप होंगे। सो हम उन सभी वेक्टर्स पे यही वजह है कि फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्मूले के 0 आने की वजह दोनों वेक्टर का ऑर्थोगोनल होना है, जबकि इस आउटकम के 1 आने का मतलब इन दोनों वेक्टर्स के सिमिलर होने से है। तो इन कंसेप्ट्स को यूज करके अगर मैं सभी कॉम्बिनेशंस पे परफॉर्म करूं तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे और जे डॉट आई के 0 होने की ही तरह जे डॉट के और के डॉट जे के प्रोडक्ट को और सिमिलरली के डॉट आई और आई डॉट के प्रोडक्ट को भी 0 कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आई डॉट आई का वैल्यू 1 है तो इस थीम का यूज करके आप जे डॉट जे और के डॉट के को भी 1 के इक्वल कह सकते हैं। यह बात ध्यान रखें कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 आने की वजह cos 0 डिग्री का 1 होना है। आप ये जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स होने से इनका वैल्यू 1 आएगा, ये अंडरस्टूड है, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 आ जाने से ही आउटकम 1 आया है। और आप जानते हैं कि इस केस में दो परपेंडिकुलर वेक्टर लेने से आंसर के 0 आने की वजह भी cos थीटा ही है, यानी हर केस में cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है आउटकम के लिए। सो अगर 90 डिग्री के केस में यह आउटकम 0 आया है तो इसके जैसे सभी आउटकम 0 ही आने चाहिए। सिमिलरली एक जैसे वेक्टर लेने पर, यूनिट वेक्टर्स लेने पर सिमिलर डायरेक्शन में अगर आउटकम 1 आया है तो ऐसे अदर पेयर्स के लिए भी यह आउटकम 1 ही आना चाहिए। सो इस तरह से इन 9 फॉर्मूलों की हेल्प से आप डॉट प्रोडक्ट के सभी केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप ये ध्यान दें कि हर वेक्टर को आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में ही लिखा जाना है। सो ये बनाए गए 9 फॉर्मूले किसी भी केस को रिजॉल्व करने में कैपेबल है। एक एग्जांपल हम यहां क्रिएट कर रहे हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप और क्लियरली समझ सकें और इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देख सकें कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर, इसे आप फोर्स वेक्टर ही मान लें, जो कि 3i + 4j + 5k है, और इस फोर्स के अप्लाई करने पर आप माने कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 2i + 3j - k से दिया जा रहा है। अब अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो हमें, जैसा कि डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जाता है, हमें इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करना होगा। यहां पर ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पता होने पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके उन्हें मल्टीप्लाई करता है, यह सोच के कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से वर्क कैलकुलेट होता है। लेकिन आप ध्यान दें कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके वर्क कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि जिन दो क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करने के बारे में बात कर रहे हैं वे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और आप जानते हैं कि वेक्टर्स के बीच में ऑपरेशन होने पर एंगल एक इंपॉर्टेंट टर्म का रोल प्ले करता है। सो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। वर्क की डेफिनेशन के अनुसार फोर्स वेक्टर को अपना कंपोनेंट पहले डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बनाना होगा और फिर उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई होना होगा। सो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को चूंकि इसी कंसेप्ट पे बनाया गया है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को भी ऐसा ही क्रिएट किया गया है, जिसमें ए जब बी से डॉट होता है तो बी वेक्टर अपना प्रोजेक्शन ए के अलोंग शिफ्ट कर देता है और उसके बाद वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। सो चूंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को
इस पैटर्न में बनने वाली सभी फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में रख के ही क्रिएट किया गया है। सो आप समझ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट इस तरह की कैलकुलेशन कर सकता है। यहां पर जो रूल्स हमने डॉट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड क्रिएट किए हैं यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से, अगर हम उनका यूज करें तो हम समझ सकते हैं कि इन 3 टर्म और 3 टर्म के प्रोडक्ट से बनने वाले 9 टर्म्स में जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के पेयर बनेंगे वे सभी 0 हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि आई जे के पेयर के लिए, जे के पेयर के लिए या के आई के पेयर के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। सो मैं केवल सिमिलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा 3 2 जा 6 और आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 3 जा 12, जे और जे का डॉट प्रोडक्ट 1 और 5 इंटू -1 -5 के डॉट के 1 होना चाहिए। और ये फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा 13 जूल। अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट जूल लिखेंगे। सो 13 जूल आउटकम आ गया है। अब यहां ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट के माइंड में यह आता है कि सर आपने कहा था कि हम फोर्स का पहले प्रोजेक्शन बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, यानी फोर्स को एफ कॉस थीटा में बदलेंगे और एफ कॉस थीटा में बदलने के बाद डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान दें बच्चों, यहां पर आप समझें कि जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की ड्यूटी डॉट प्रोडक्ट की होती है, तब आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आप इनको मेयरली मल्टीप्लाई कर रहे होते इनका मैग्नीट्यूड यूज करके तो आप गलत करते, क्योंकि ऐसा करने में कॉस थीटा जो टर्म है वो इनके बीच में नहीं आ पाता। लेकिन इस केस में आपने इन दोनों वेक्टर्स को केवल मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट को यूज किया है। सो अगर आप डॉट प्रोडक्ट को इन दोनों वेक्टर्स में यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जिस कॉस थीटा के बारे में आप सोच रहे हैं उस कॉस थीटा को लाने की ड्यूटी डॉट प्रोडक्ट की है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर भी तो एक कॉस थीटा छुपा हुआ है। सो आपको केवल अपने 9 रूल्स अप्लाई करके वेक्टर्स को सॉल्व करना होगा। कॉस थीटा वाला सेंस उस फॉर्मूले के अंदर इनबिल्ट है, कॉस थीटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली अटैच है, कॉस थीटा आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है। यही बेनिफिट है डॉट प्रोडक्ट को यूज करने का कि जिन जिन क्वांटिटीज को इस पैटर्न में बनाया जाता है, जिसमें एक क्वांटिटी पहले अपने को दूसरे की डायरेक्शन में रिजॉल्व करती है फिर मल्टीप्लाई होती है, उन सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए क्रिएट की गई ये स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाने का मौका देती है और उस कॉस थीटा को अपने अंदर इनबिल्ट रखती है। यानी आप केवल इसे डॉट अगर कर देंगे तो जो कॉस थीटा आप इन दोनों के बीच में प्लान कर रहे हैं वो कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी इस 13 जूल आंसर में उस कॉस थीटा को इन्वॉल्व किया जा चुका है, वो हमें और आपको नहीं दिखा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ने उसे अपने अंदर इनबिल्ट रखा। सो यही बेनिफिट उठाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सो आज के बाद अपने सिलेबस में जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हमें मिलेंगी जिनमें हम किसी स्केलर क्वांटिटी को दो वेक्टर्स की हेल्प से बनता देखेंगे, तो अपने डॉट प्रोडक्ट मेथड को यूज करके हम अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।